एपिसोड 1 की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहां सभी स्टूडेंट्स खेल रहे होते हैं। वहीं 5 दोस्त भी खेल रहे होते हैं, जिसमें से अचानक एक लड़के का सिर फटते हुए दिखता है, जो कि इस ड्रामा में आने वाले जॉम्बीज को दिखाता है। यही इस ड्रामा का आधार है। सीन शिफ्ट होता है जहां ली जे यून को दिखाया जाता है, जो कि आज आर्मी से डिस्चार्ज होने वाला होता है और बहुत खुश नजर आ रहा होता है। उसे देखकर जूनियर्स जलन महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें अभी 2 साल आर्मी में रहना है। ली जे यून अपने सीनियर से डिस्चार्ज लेकर अपनी गर्लफ्रेंड यांग जू से मिलता है और दौड़कर उसके पास जाता है, लेकिन यांग जू उससे दूर जाती हुई दिखती है। वह उसे चिल्लाकर अपने पास बुला रहा होता है कि अचानक घबराकर सपने से जाग जाता है। जी हाँ, अब तक जो कुछ भी दिखाया गया था वह जेयून के सपने में हो रहा था, क्योंकि वह अभी ही आर्मी में ज्वाइन हुआ है और उसे अभी 2 साल यहाँ रहना है। इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि उसके दिन यहाँ कितने मुश्किल से गुजर रहे हैं। इसी के साथ इन्हों को भी दिखाया जाता है, जो जे यून की ही तरह आर्मी में अभी ही आया होता है और अटैक होने का सपना देख रहा होता है, जिसके बाद एक आदमी उसे एक झापड़ देकर उठाता है। फिर इन्हों और जे यून को स्टैंड गार्ड की ड्यूटी के लिए जाने को कहा जाता है। दोनों तैयार होते हैं और जे यून चुपके से अपना मोबाइल रख लेता है। ड्यूटी में जे यून केबिन में जाकर यांगजू को कॉल करता है। दूसरी तरफ यांगजू सो रही होती है और उसके लगातार बजते फोन को सुनकर उसकी माँ आती है और उसे जगाकर कहती है कि अगर दोबारा जेयून ने इस समय कॉल किया तो वह उसे जेयून से डेट करने नहीं देगी। यांगजू कॉल उठाती है, जिसके बाद जेयून उससे पूछता है कि जब उसने उससे कॉल किया था तो किस लड़के ने उठाया था। यांगजू कहती है कि उसने बहुत ड्रिंक कर ली थी और उसके मैनेजर ने उसे घर ड्रॉप किया, जिस पर जेयून कहता है कि वह कैसे किसी लड़के को उसे ड्रॉप करने दे सकती है। आगे वह बताता है कि वह उसके लिए इतना परेशान था जब उसका कॉल नहीं लग रहा था। यांगजू कहती है कि 3 बजे रात को उसे कॉल क्यों किया और वह उससे सुबह सब समझाएगी। जिसके बाद वह कॉल को ऑन छोड़कर ही बाथरूम की तरफ जाती है और उल्टी करने लगती है। यहाँ जेयून को उसका सीनियर कॉल करते हुए पकड़ लेता है और इन्हों को सोता हुआ देखकर दोनों को ड्यूटी पर ध्यान न देने के लिए चिल्लाता है। सुबह में सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा होता है, लेकिन इन्हों खड़े खड़े सो रहा होता है, जिसे देखकर सीनियर सजा के तौर पर 50 लैप्स करने को कहते हैं, लेकिन सवाल करने पर इसे बढ़ाकर 67 लैप्स कर देते हैं। इस बीच यांगजू अपने ऑफिस के लिए भागते हुए जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके सीनियर जिनवूक से होती है। वह यांगजू को पसंद करता है ऐसा लगता है, लेकिन यांगजू उसके आसपास होशियार रहती है। दूसरी ओर जेयून यांगजू को बार बार कॉल करता है, लेकिन वह उसकी कॉल्स को इग्नोर कर देती है। बाद में जेयून को एक एयर डिफेंस इमरजेंसी ड्रिल के लिए बुलाया जाता है। सभी प्लाटून अपने अपने काम करके टारगेट पर शूट करने के लिए तैयार रहते हैं। जेयून और इन्हो मिसाइल लोड करने के लिए स्टेयर से जाते हैं। तभी इन्हो का पैर फिसल जाता है और मिसाइल गिर जाती है, जिससे लेफ्टिनेंट और विंग कमांडर हैरान हो जाते हैं। कमांडर लेफ्टिनेंट को कहता है कि ये दोनों ग्रुप में सबसे बड़े हैं उम्र में, इसीलिए इन्हें एडजस्ट होने में समय लग रहा है। जिसके बाद लेफ्टिनेंट वहां से निराश होकर चले जाते हैं। बटालियन कमांडर प्लाटून के ग्रुप कमांडर से पूछता है कि उनका क्या मिशन है, जिस पर वह कहता है कि आउटपोस्ट स्थापित करना, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस है टावर 77A पर, जो कि सियोल का सबसे ऊंचा पॉइंट है, ताकि अनएक्सपेक्टेड एनिमी के अटैक से नागरिकों को बचाया जा सके और शहर को प्रोटेक्ट किया जा सके। कमांडर कहता है कि आज उन्होंने बहुत निराश किया है और पूरे प्लाटून के ग्रुप को 77 फ्लोर चढ़ने की सजा देते हैं। सभी लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं और उसमें भी जेयून और इन्हो सबसे आखिर में पहुंचते हैं। उनके ग्रुप का सीनियर सभी जूनियर्स को पुशअप पोजीशन में रहने को कहता है और फिर चिल्लाता है कि कल रात ही उसने जेयून को मोबाइल पर बात करते हुए और इन्हो को ड्यूटी पर सोते हुए पकड़ा था। साथ ही वह कहता है कि आज के बाद कोई भी मोबाइल नहीं चलाएगा और सबका मोबाइल जब्त कर लेता है। वहीं यांगजू पूरी बात बताने के लिए जेयून को मैसेज कर रही होती है कि उस रात क्या हुआ था। जेयून जैसे ही फोन देने जाता है, देखता है कि यांगजू का मैसेज आया है, जिसे वह पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मोबाइल ले लिया जाता है। तभी कॉर्पोरल क्वॉक आता है और कहता है कि उसे कुकिंग के लिए मदद चाहिए, जिस पर पीछे से जेयून इशारा करता है और क्वॉक उसे आने को कहता है। दोनों 2 बड़े ब्लॉक लेकर जाते हैं। क्वॉक शिकायत करता है कि फर्स्ट सार्जेंट जंग और फर्स्ट लेफ्टिनेंट पार्क सिस्टम को साफ करने की बात करते हैं, लेकिन खुद वे दोनों उसे खाना लाने को कहते हैं, ताकि उन्हें बेकार खाना न खाना पड़े जो सब खाते हैं। वह कहता है कि वह डिस्चार्ज होने से पहले उन दोनों की शिकायत करेगा और हंसने लगता है। जेयून लेकिन शांत रहता है। क्वॉक कहता है कि तुम और इन्हो दोनों लायबिलिटी हो और एक भी काम सही से नहीं करते। इन्हो तो फिर भी बड़ा है बाकी सबसे, इसीलिए उसका समझ आता है, लेकिन तुम तो टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हो और स्मार्ट हो, फिर भी तुमसे गलती होती है। बात करते करते जेयून की नजर सामने की बिल्डिंग के स्कूल पर जाती है
और उसे कुछ अजीब लगता है। ये स्कूल वही होता है जिसका सीन एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था, जिससे ऐसा लगता है कि शायद जेयून ने उस जॉम्बी अटैक को देखा है। क्वाक उसे जल्दी चलने को कहता है। वे लोग एक होटल से होते हुए जाते हैं जो उनकी बिल्डिंग के फ्लोर में होता है। दोनों को आते देख वहाँ की स्टाफ क्वाक से कहती है कि उनके जाने के लिए एलिवेटर बना है, तो वे यहाँ से क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से वीआईपी गेस्ट हैं जिन्हें डिस्टर्ब होगा। क्वाक कहता है कि एलिवेटर खराब है और उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया है, इसलिए वे पहले से नहीं बता सके। इन दोनों के बीच जेयून का ध्यान बार बार बाहर की तरफ जाता है कि कुछ तो अजीब है, जिसे वह गौर से देखता है। लेकिन फिर से क्वाक उसे चलने को कहता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं और किचन में जाते हैं, जहां एक से बढ़कर एक डिशेस बन रही होती है पार्टी के लिए। जेयून क्वाक से कहता है कि उसे चीफ जंग से बात करनी है। क्वाक उसे जल्दी आने को कहता है। जेयून चीफ से उसका फोन मांगता है और यांगजू को कॉल करता है। यांगजू अपने कलीग के साथ लंच कर रही होती है, तभी उसका फोन बजता है और वह बात करने के लिए साइड में चली जाती है। जेयून फिर उससे वही बात पूछने लगता है। यांगजू कहती है कि उसने सब कुछ मैसेज में समझा दिया था, फिर भी जेयून नहीं समझता और अपनी बात कहने लगता है। तभी उसे क्वाक बुलाता है और वह जल्दी से कॉल कट करके चला जाता है। यहाँ यांगजू वापस लंच टेबल पर आती है, जहाँ उसके ऑफिस का एक लड़का उससे पूछता है कि क्या वह जेयून के लिए इंतजार करेगी जब तक वह आर्मी से डिस्चार्ज न हो जाए, क्योंकि वह अब इतनी समझदार है, उसे इन सब के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर एक लड़की कहती है कि वह ऐसा न बोले और यांगजू की तरफ देखकर बोलती है कि वह जरूर इंतजार करेगी और उससे पूछती है कि क्या वह जेयून से शादी करेगी। यांगजू कहती है कि इस बारे में उसने नहीं सोचा और अपनी प्लेट लेकर चली जाती है। बाद में वह दोबारा जेयून को कॉल करती है, लेकिन चीफ जंग कॉल उठाते हैं और बोलते हैं कि जेयून चला गया। उसी रात जेयून सबके लिए स्नैक्स लेकर आता है। वहाँ इन्हो उसे फोन देता है और कहता है कि उसने झूठ बोलकर फोन लिया है कि उसका बेटा बीमार है। जेयून खुश होता है जब वह पाता है कि लाया गया फोन उसी का है और इन्हो को थैंक यू बोलता है। यांगजू देर रात घर आती है और सोफे पर गिर जाती है। उसकी माँ उसे देर रात आने के लिए डांटती है और आगे कहती है कि वो जेयून को मार डालेगी अगर उसने फिर से देर रात कॉल किया तो। साथ ही वह कहती है कि अगर यांगजू जेयून जैसे स्वार्थी इंसान से शादी करेगी तो लाइफ टाइम सफर करेगी। यांगजू ये बात सुनकर परेशान हो चुकी थी। तभी उसे जेयून का कॉल आता है। वो यांगजू को आराम से सारी बात बताने के लिए कहता है। यांगजू कहती है कि उन्हें अपने रिश्ते से ब्रेक लेना चाहिए। एक तरीके से वो ब्रेकअप करने को कहती है। जेयून उससे पूछता है कि क्या वो ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि वो उस पर चिल्लाया था। यांगजू कहती है कि उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है और वो कब तक उसके लिए इंतजार करेगी। क्या वो उससे शादी करेगा आर्मी से डिस्चार्ज होने पर? जेयून के पास कोई जवाब नहीं होता और वो कहता है कि जैसे वो कहेगी वैसे करेगा। फिर वो फोन काट देता है। जेयून और इन्हो दोनों ड्यूटी पर होते हैं। जेयून को उदास देखकर इन्हो उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। जेयून कहता है कि यांगजू उससे ब्रेकअप करना चाहती है। इन्हो पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगा आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद। जेयून कहता है कि उसे आर्मी से डिस्चार्ज होने में अभी समय है और उसके बाद उसे ग्रेजुएशन पूरी करनी है। इन्हो उसे आगे कहता है कि यांगजू को उसके लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। वो कहता है कि उसकी वाइफ ने उसके लिए 18 साल इंतजार किया, सिर्फ उनके बेटे के लिए, नहीं तो वो उसे छोड़कर जा चुकी होती। जेयून शांत हो जाता है और सोचने लगता है क्योंकि इन्हो की बात कहीं न कहीं सही थी। दूसरे दिन यांगजू उसके और जेयून के फोटोज देखकर रोने लगती है। सीन में उनका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जेयून मिलिट्री ज्वाइन करने वाला था और यांगजू उसके बाल ट्रिम करती है। यांगजू उसे देखकर हंसती है क्योंकि वह क्यूट दिखता है। जेयून भी अजीब फेस बनाता है। उसे इस तरह देखकर वो रोने लगती है। सीन प्रेजेंट में आता है और यांगजू को जिनवुक का कॉल आता है। उसकी आवाज सुनकर जिनवुक उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। यांगजू कहती है कि वो अभी सोकर उठी है, इसीलिए उसकी आवाज ऐसी है। जिनवुक उसे बताता है कि वो उसके घर के पास से गुजर रहा था और उससे मिलने आया है। यांगजू और जिनवुक एक लग्जरी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी जेयून का कॉल आता है, लेकिन यांगजू उसे इग्नोर कर देती है। वो सोचती है कि बाद में कॉल करेगी। हालांकि जेयून उसे एक वॉइस मेल छोड़ता है जिसमें वह स्वार्थी होने के लिए सॉरी कहता है और ब्रेकअप के लिए मान जाता है। जिनवुक नोटिस करता है कि यांगजू दुखी है और उसे जेयून के पोस्ट तक ड्राइव करने का ऑफर देता है। टॉवर 77A आउटपोस्ट पर सार्जेंट जंग परेशान हो जाता है क्योंकि उनका प्राइवेट लिफ्ट अभी तक ठीक नहीं हुआ है। कोई और रास्ता न होने पर वो इन्हो और जेयून को उनके मिलिट्री मशीनों के लिए पेट्रोल लेने भेज देता है। इन्हो एक क्रेडिट कार्ड चुराता है
और जेयून को डोनट्स खरीदने के लिए कहता है क्योंकि उसका मूड बहुत खराब है। उनका लिफ्ट टूटा होने के कारण वे सीढ़ियों का उपयोग करते हैं और होटल से जाते हैं। सूजोंग उन्हें फटकार लगाता है क्योंकि उनकी प्रेजेंस होटल में सीक्रेट रहनी चाहिए। अगर वे लगातार सोल्जर यूनिफॉर्म में होटल से गुजरते रहेंगे तो सच्चाई छुपाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ जिनवुक और यांगजू मिलिट्री पोस्ट की ओर जा रहे होते हैं। यांगजू जेयून को टेक्स्ट करती है उसे बताने के लिए कि वो उसके पास आ रही है। वो चाहती है कि वे सामने बैठकर बात करें। जिनवुक उसे कहता है कि जो भी हो वह हमेशा उसके लिए वहां रहेगा। जैसे ही वे बात कर रहे होते हैं, एक आदमी कहीं से अचानक आता है और उनकी कार में टक्कर मार देता है। उस आदमी की एक आंख बाहर निकलकर यांगजू की गर्दन पर गिर जाती है। साथ ही इन्हो और जेयून होटल की खिड़की से बाहर देखते हैं और एक एरोप्लेन को सीधे बिल्डिंग की ओर आते हुए नोटिस करते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है।